UPSC nomenclature. So the first rule, cation is named first in any of the kind of coordination compound, whether it is positively charged or negatively charged. For example, I will right now I will not name anything because naming will require knowing all the rules first together, but I will show you what I mean by this. It says that if you look at this compound here, the positive, okay, you all know that generally in any salt, in any compound, the positive part is written on the left hand side and then follows the negative part, right? In this case, potassium is positive. It may be or may not be a coordination entity, doesn't matter, but whole salt or whole compound, whatever is positive is left side and the negative part is right hand side. So here is a positive part which is potassium and this entity is negative, so it is written left hand side. So a rule says that when you start naming first the cationic part. So in this case our coordination entity is a positive part, so you will have to name this coordination entity completely first, and it's a big name. There is a rule to do that again, but here the positive part is potassium, so you start with potassium first. That's it. That's what it means by first rule. Second part, the ligands are named in the alphabetic order. This is important. Ligands are named in the alphabetic order. Now starting with how to name the coordination entity. The system goes in naming any of these coordination entity. You start with the ligand name first, not with the metal name first. You have to use the alphabetization. Find out which ligand should be named first. So it will depend upon their name. Name of anionic ligands end with O. Very important thing. जो भी नेगेटिव आयन होते हैं, नेगेटिव लाइगेंड्स होते हैं, चाहे वो Cl माइनस हो, सबका जो भी, जैसे हम क्लोराइड है, ये इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, जो भी नेगेटिव आयन है इसको क्लोराइड कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में. तो क्लोराइड जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लाइगेंड की तरह नाम देना है तो उसमें क्लोराइड का क्लोरिडो हो जाएगा. ओ लगाना है, एंड में जो भी आपका वोवेल है उसको ओ से रिप्लेस करना है. ये क्या है, नाइट्राइट है ना, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 होता है ना, तो उस नाइट्राइट का नाइट्रीटो प्लीज सी हियर, ओके, आई हैव अंडरलाइंड इट. सिमिलरली दिस इज थायोसाइनेट, ये हमें पता है थायोसाइनेट है, इसको थायोसाइनेटो बनाना है. तो जो भी नेगेटिव लाइगेंड होते हैं अनायनिक लाइगेंड्स एंड विथ ओ, दिस इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब नेगेटिव लाइगेंड में ओ तो लगता है हमको पता चल गया, लेकिन अगर उसका जैसे अभी एम्बिडेंटेड लाइगेंड की अगर बात करें, नेगेटिव हो और एम्बिडेंटेड हो, तो आप इसमें कौन सा एटम जुड़ा हुआ है उसको कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे. तो जब भी जैसे ये थायोसाइनेट है, सल्फर इसका जुड़ता है मेटल से, ठीक है, तो हम इसके बाद में थायोसाइनेटो एस करके लिखते हैं कैपिटल फॉर्म में, कैपिटल एस. इसमें NCS लिखा है, थायोसाइनेटो एन, ठीक है. ये आपको जरूर बताना होता है जब भी इस तरह के एम्बिडेंटेड लाइगेंड होते हैं. तो अगर वो नाइट्राइट है तो नाइट्रीटो एन, अगर नाइट्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है तो नाइट्रीटो ओ, और इसको लिखते भी ऐसे हैं, जो बॉन्डेड एटम होता है उसको दिखाते हैं. तो ये आपको एग्जाम्पल में अभी पता चलेगा, बट फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि आपको जो भी नेगेटिव लाइगेंड होते हैं उनमें सफिक्स ओ लगाना होगा आपको, ठीक है. अच्छा, आप आते हैं नॉर्मली, जो ये नेगेटिव आयन की बात हुई है केवल. न्यूट्रल लाइगेंड अलग कैटेगरी, कैटायनिक लाइगेंड की आपको चिंता ही नहीं करनी है, बट जनरली न्यूट्रल लाइगेंड जो भी होते हैं, जैसे अभी हमने इथिलीन डायमीन देखा था, उसके नाम जो भी होते हैं न्यूट्रल लाइगेंड के, वो सेम रखे जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ठीक है. दे आर केप्ट एज सेम, लाइक इथिलीन डायमीन और इथेन 1,2 डायमीन, बोथ आर फाइन. दिस इज लाइक it is abbreviated, this is phenyl ring here and this is phosphorus, so triphenyl phosphine, this is another important ligand. So these are neutral molecule, they are kept same, except these things you will have to know. वाटर को हम वाटर नहीं लिखते हैं, वाटर को कहते हैं एक्वा करके यूज करेंगे. अमोनिया भी न्यूट्रल है और उसको हम बोलते हैं अमीन. ध्यान दीजिए, अमोनिया नहीं लिखते, अमीन लिखते हैं. और ये अमीन में अमोनिया का डबल एम है. इसमें आपका ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं NH2 ग्रुप, सपोज अगर हमने लिखा CH3NH2, तो ये क्या होता है, मिथेन, इसका नाम क्या होगा, मिथेन अमीन. इसमें सिंगल एम होता है. ये सारे अमीन जो हमने पढ़े थे उसमें सिंगल एम था. और अमोनिया जो होता है उसको हम क्या बोलते थे, अमोनिया, डबल एम, अमोनिया. तो ये स्पेलिंग का जो फेरबदल है ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए. लेकिन बट ये हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर नेमिंग प्रोसीजर में इसको अमीन कहा जाएगा, ठीक है, बट डबल एम के साथ में. यही अमीन ही है बट डबल एम के साथ, ठीक है. कार्बन मोनोक्साइड जो है उसको कार्बोनिल कहा जाता है,
नाइट्रोजन मोनोक्साइड जो है उसको नाइट्रोसिल कहा जाता है। बस इतने 4 नाम जो है आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, केवल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है इनके यूनिक नाम हैं थोड़े से, और बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज कैटायनिक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल देयर नेम्स आर केप्ट एज द सेम, ओके। एंड ऑल दीज बिगर आयन मीन्स मल्टी एटम जो भी एटम है ना, तो इनको जनरली जो तरीका है, वी रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम टुगेदर इन ब्रैकेट। सपोज साइड बाय साइड वाटर है, अमोनिया भी है, तो आपको मिक्सअप ना हो इसलिए क्या करते हैं, वाटर को भी ब्रैकेट में बताते हैं, अमोनिया। यहाँ पे देख सकते हो कि अमोनिया है और वाटर है, इसकी मल्टीप्लिसिटी है बाहर, लेकिन इसको पूरा ब्रैकेट में बताया हुआ है, आप देख सकते हो। अगर वो सिंगल लाइगेंड है, जैसे मान लो Cl है, उसको जरूरत नहीं पड़ती, सिंगल एटम वाला जो है उसकी जरूरत नहीं है ब्रैकेट में बताने की। बट उसके अलावा आप देख लीजिए जितने भी मल्टी एटॉमिक जो भी स्पीसीज हैं उन सबको स्मॉल ब्रैकेट में अलग से बताया हुआ आप देख सकते हो। कार्बोनेट है, अमोनिया है, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सिंगल एटम वाले जो हैं उनको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक दूसरी चीज हो गई। और आप देख सकते हो, अच्छा अब साथ में हम ये रूल अप्लाई करते हैं। तो अब रूल अगर हम अप्लाई करें, हमें इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को नाम देना है। सबसे पहला नियम क्या है कि आपको देखना है कि कौन सा अल्फाबेटाइजेशन में पहले आएगा। तो हमने देखा, अच्छा अभी हमने देख लिया, अमोनिया को अमीन लिखते हैं और वाटर को एक्वा लिखते हैं। तो एक्वा में और अमीन में अमीन पहले आएगा, फिर वाटर आता है, एक्वा आता है। तो अमीन, ट्राई अमीन, देखो नाम कैसे स्टार्ट हो रहा है, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, सब कंटिन्यूएशन में, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, एंड देन फॉलोज द मेटल नेम। अब उसके रूल हैं, अब दिखाते हैं हम, तो अब उसके रूल पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा ये चीज लिखी हुई है, प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लाइगेंड्स। वी जस्ट सॉ दैट, ट्राई अमीन अभी हमने देखा ना। सपोज कुछ ऐसे नाम होते हैं जो लाइगेंड है, जैसे मान लो PPS3, इसके खुद के नाम में ही ट्राईफिनाइल, ट्राई वर्ड आया हुआ है, जैसे डाई इथिलीन डाई अमीन। तो कुछ लाइगेंड ऐसे हैं, बिकॉज दे आर मल्टीडेंटेड, यू कैन सी दे ऑलरेडी कैरी दिस काइंड ऑफ द नोटेशन। जैसे इथिलीन डाई अमीन, डाई वर्ड ऑलरेडी इसके नाम के अंदर ही आता है, इसके अंदर इथेन डाई अमीन, डाई वर्ड इसके अंदर ही आता है। तो इसका डाई और इसका मल्टीप्लिसिटी होगा अगर, तो कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ये क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। मोनोडेंटेट में तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी पॉलीडेंटेड लाइगेंड में उसके अंदर भी मल्टीप्लिसिटी जो बताई रहती है, उसके अंदर हम खुद ही ये मल्टीप्लिसिटी वाले जो टर्म है उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे PPS3 है तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है ना। तो अब उसका एक तरीका सिंपल है कि अगर ऐसे लाइगेंड की मल्टीप्लिसिटी बतानी होती है, सपोज जैसे यहाँ पे 2 हैं ये, तो इसके नाम, इसके लिए हम एक अलग पैटर्न वाला जो है प्रीफिक्स यूज करते हैं मल्टीप्लिसिटी के लिए। इसको जैसे ये मोनो के बाद में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा होता है, उसी तरह से ये क्या होता है, बिस मतलब डाई, ट्रिस मतलब ट्राई, टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस, लाइक दैट, ओके। सो इट कंटिन्यूज, बिस, ट्रिस, टेट्रा किस continues with pentakis, hexakis. Okay, so these terms, this is another pattern which is used to show the multiplicity. If you have your name of the ligand already carries a multiplicity by in a conventional term, है ना, जैसे मान लो इसके अंदर देख सकते हो ट्राईफिनाइल, तो इसके अंदर ट्राई ऑलरेडी यूज हो गया है, तो इसकी खुद की मल्टीप्लिसिटी इस लाइगेंड की बताने के लिए हम दूसरे पैटर्न को फॉलो करेंगे जो 2 के लिए बिस यूज किया है, तो आप देख सकते हो बिस। बाकी जो दूसरा है क्लोराइड है, क्लोरिडो है, उसके लिए तो डाई, क्योंकि उसके अंदर तो नाम के अंदर नहीं आ रहा है ना कुछ ऐसा, तो डाई क्लोरिडो बिस ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। और जो जब ऐसा ये पैटर्न यूज करते हैं तो वो जो भी लाइगेंड है पूरा का पूरा, उसका नाम पूरा ब्रैकेट में बताते हैं, ताकि इसके बीच में और इसके बीच में 2 पैटर्न के बीच में कंफ्यूजन ना हो, है ना। ऑर्गेनिक के केस में भी हमने शायद कहीं पे किया था, अगर आपको याद हो तो, कि ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लिसिटी है उसको अलग करने के लिए दूसरी मल्टीप्लिसिटी से ब्रैकेट बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिसिटी का, ठीक है। उसके बाद में आता है कि मेटल का नाम आता है, ये सारे लाइगेंड के नाम देते हैं, फिर मेटल का नाम आता है, तो मेटल का नाम दे दिया। उसके बाद में मेटल का ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताया जाता है, जो रोमन लेटर में ही बताना होता है। प्लीज सी, दिस हैज टू बी रिटन ओनली इन द रोमन लेटर। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन कैटायन or anion or any of these kind of coordination entity has to be written in the Roman numericals. And now there is a last small difference, and that will complete the nomenclature procedure, so you can practice at home all these things. Very simple, you will practice. The last thing is this,
अभी तक जैसे प्रोसीजर में क्या था कि आप जो है पहले लाइगेंड, अच्छा कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखिए, अगर वो पूरी की पूरी कैटायनिक है तो इसमें मेटल का नाम जो है वैसा का वैसे ही लगेगा। अगर वो ये न्यूट्रल है तो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव एंटिटी है पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तब वहाँ पे मेटल का नाम जो है थोड़ा सा बदलता है। उसमें मेटल के नाम के आगे हमें थोड़ा सा पीछे थोड़ा सफिक्स लगाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये नेगेटिव आयन है पूरा का पूरा, कोबाल्ट थायोसाइनेट है ना, तो इसमें ये नेगेटिव आयन है, तो इसमें क्या होगा, कोबाल्ट नहीं लिखेंगे एंड में, उसके पीछे सफिक्स लगेगा 8। मेटल के पीछे भी सफिक्स लगता है जब वो नेगेटिव आयन का हिस्सा हो तब, ये ध्यान रखिए। कैटायन और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसा कोबाल्ट है तो कोबाल्ट बोल दिया, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम बोल दिया, ठीक है, कैटायन हो या न्यूट्रल हो। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन और इफ इट इज न्यूट्रल entity, then we don't change the name, but only in the case of complex ion which is negative, then we have to put the name as 8। तो यहाँ पे अब इसका नाम के पीछे क्या लगेगा, कोबाल्टेट। तो यहाँ पे ये निकल है, अगर ये नेगेटिव एंटिटी का हिस्सा होता तो निकलेट लिखा होता, निकलेट, ठीक है ना, तो ये 8 लगेगा। और एक थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ स्पेसिफिक मेटल हैं जहाँ पे ऐसे, जैसे इसका क्या होना चाहिए, जनरली आयरन होना चाहिए। अगर वो कैटायन का हिस्सा है तो हम इसको आयरन 2, आयरन 3 ऐसे करके छोड़ देते, लेकिन ये नेगेटिव का हिस्सा है तब यहाँ पे कुछ मेटल हैं उनके खाली नाम जो हैं वेरी टिपिकल नेम यूज करते हैं, ये IUPAC का ही है। तो आयरन को हम लिखते हैं फेरेट, कॉपर को लिखते हैं क्यूपरेट, लेड को लिखते हैं प्लम्बेट, सिल्वर को लिखते हैं आर्जेंटेट, गोल्ड को लिखते हैं ऑरेट और टिन को लिखते हैं स्टेनेट। मेटल हैं अगर वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है तो इनके नाम ऐसे चलेंगे आपके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसको आप आयरन नहीं कहेंगे, कॉपर नहीं कहेंगे, लेड को इसको लेडेट नहीं कहेंगे। इसको जैसे अगर पॉजिटिव का हिस्सा तो हम क्या कहते हैं, लेड 2, लेड 3 व्हाटएवर, बट इसको हम लेडेट नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे प्लम्बेट। इसको हम सिल्वरेट नहीं कहेंगे, सिल्वरेट को हम सिल्वरेट नहीं कहेंगे, आर्जेंटेट कहेंगे। गोल्ड को हम गोल्डेट नहीं कहेंगे, ऑरेट कहेंगे। टिन को हम टिनेट नहीं कहेंगे, स्टेनेट कहेंगे, ठीक है, ये चीज़। और लास्ट थिंग है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड exactly in the same way as that of cation, so that is understandable, I have talked about it. So this completes all the your nomenclature procedure. My suggestion is that in the book there are complex compound which are given, try to practice them. Before we close, I'll just like to take the name of this complex compound which looks very strange. Why? Because आप देख सकते हो पूरे के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स एंटिटी हैं। ऐसे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं कि जहाँ पे काउंटर आयन एक दूसरे के, वो भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी हैं। तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ वो पॉजिटिव आयन है, ये वाला हिस्सा नेगेटिव आयन है। तो नियम के हिसाब से आपको पॉजिटिव जो है चार्ज वाला स्पीसी उसका नाम पहले देना है, और उसमें भी कॉम्प्लेक्स है तो आप इसके लाइगेंड के नाम के हिसाब स्टार्ट करेंगे पहले। और ये अमोनिया है, अमीन से शुरू हुआ, तो डाई अमीन, देखो इसका हिस्सा का नाम पहले देते, डाई अमीन सिल्वर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो यहाँ पे अमीन तो 0 चार्ज है तो +1 हो गया, तो डाई अमीन सिल्वर 1, ठीक है, ये हिस्सा। देन गैप टू नेम द नेगेटिव आयन, सो गैप आ गया। अच्छा, इसमें डाई साइनाइडो, साइनाइड का साइनाइडो है ना, ये नेगेटिव आयन जो भी होते हैं उनका साइनाइडो। अच्छा, सिल्वर को आप सिल्वरेट नहीं कहेंगे, ये नेगेटिव आयन का हिस्सा, इसलिए इसका नाम सिल्वरेट हो सकता था, लेकिन मैंने बताया अभी आपको कि कुछ मेटल हैं जिनके बड़े ही यूनिक तरीके के नाम हैं, तो इसको आर्जेंटेट लिखा हुआ है तो हमें उसको आर्जेंटेट ही लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होगा, डाई साइनाइडो आर्जेंटेट, और फिर उसका रोमन लेटर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये देखो आपको पूरा नाम हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, X। सपोज इसका मुझे पता नहीं है, निकालना है। अमोनिया का तो 0 होता है और 2 अमोनिया है तो 0 हो गया, और टोटल क्या है इसका +1, ठीक है, पूरे का +1 चार्ज है यहाँ पे। एक्चुअली में कई बार क्या है कि ये आपको ये जो है अगर आपको पता नहीं हो तो इसमें आप रिवर्स में जा सकते हो। एक्चुअली में इसमें आप समझ सकते हो कि अमोनिया का यहाँ पे 0 होता है, सिल्वर का एनीवे बाय डिफॉल्ट यू कैन टेक इट एज +1 एंड दैट्स हाउ द होल थिंग इज +1। नोइंग दिस वन, नाउ यू कैन असाइन फॉर दिस वन। हाउ विल यू डू दैट? बिकॉज दिस इज 1 माइनस, लेट्स से आई कॉल दिस एज x, हियर आई कैन स्टार्ट बाय सेइंग दिस इज 1 +1, बिकॉज आई कैन स्टार्ट इन कैटाइन। अमोनिया का पता है, इसका पता है, तो +1 हो गया। इसका x है अगर, और +2, each cyanide is 1 minus and the whole thing is 1 minus, so it will come out x is equal to 1 plus,
ठीक है ना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मेटल का तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो वही है, यहाँ पे लिख दिया हमने। तो आपको लेकिन आना चाहिए, कई बार ये डिफरेंट भी हो सकता है, दो अलग, देखो ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं कि जहाँ पे ये एंटिटी में अलग मेटल हो, इसके अंदर अलग मेटल हो, तो आप कैटाइन वाला जो एंटिटी है उसका नाम, उसका ऑक्सीडेशन से आप इसका प्रिडिक्ट कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है।